पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज तो 2-1 से हरा दी और आमतौर पर हमारे यहाँ होता यही है कि जब भी आप जीत जाते हैं तो आपकी खामियों पर पर्दा डल जाता है। ये वनडे सीरीज पाकिस्तान जीता, लेकिन किन हालात में जीता कि आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को उसके 6 टॉप क्लास प्लेयर्स की खिदमत हासिल नहीं थी। 5 प्लेयर्स आईपीएल खेलने भारत चले गए थे और रूसी वैंडर ड्यूसन जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे काबिल एतमाद बल्लेबाज थे, वो अनफिट होकर इस सीरीज से आउट हो गए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान ये सीरीज जीतने में ज़रूर कामयाब हुआ। अब पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है फ़खर जमान, इमाम उल हक और बाबर आजम, उसके बाद चौथे और पांचवें नंबर पर मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि पाकिस्तान के पास कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही नहीं था। ये तो टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैनों ने परफॉर्म किया और साउथ अफ्रीकन टीम कमज़ोर थी, तो पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतने में कामयाब रहा। अब आगे T20 सीरीज़ आनी है। वनडे सीरीज़ में जो गलतियां पाकिस्तान टीम कर चुकी है, सिलेक्शन के जो इशूज़ थे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और फिर आगे अब T20 सीरीज़ और फिर उससे आगे की तैयारियां पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्यों पाकिस्तान तैयार नहीं कर पा रहा, मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक की रिप्लेसमेंट आज तक पाकिस्तान को नहीं मिल सकी, तो आगे वर्ल्ड कप की तैयारियों में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये सीरीज़ तो हम जीत गए, 2 सेंचुरीज भी फ़खर जमान ने बना दी, उनकी वाह भी हो गई, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम कमज़ोर भी थी। पाकिस्तान की सिलेक्शन के भी इशूज़ थे, मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कोई एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं था, तो ये तमाम खामियों पर पर्दा पड़ गया फतह के बाद। मिर्ज़ा साहब कहते हैं ना कि जीत के कई बाप होते हैं अरबाब, और फतह जो होती है वो यतीम होती है। तो यहाँ पर चूंकि जीत गया है पाकिस्तान, इसलिए सारी खामियां जो है वो पाकिस्तान की छुप गई है। लेकिन अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बड़ा वल्नरेबल है। पाकिस्तान को वनडे में भी और T20 में भी मिडिल ऑर्डर में तजुर्बाकार बैट्समैनों की ज़रूरत है। इन्होंने हफीज़ को इंसिस्ट ही नहीं किया, हफीज़ इनके गुड बुक्स में शामिल नहीं है, वरना अगर वो T20 खेल रहे हैं तो वनडे भी खेल सकते थे। इसी तरीके से शोएब मलिक को इन्होंने लगता है कि राइट ऑफ कर दिया है। शोएब मलिक के जो बड़े तजुर्बाकार हैं, 1999 से खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, और दुनिया में शॉर्टर वर्जन की लीग्स में शोएब मलिक का बड़ा तजुर्बा है। लेकिन अब भारत में वर्ल्ड कप है अरबाब अक्टूबर में, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाह रहे हैं। मिसबाह उल हक के मंजूर नज़र आसिफ अली को मौका दिया गया, वो बुरी तरह से नाकाम रहे। इससे पहले मिसबाह उल हक के एक और मंजूर नज़र थे इफ्तिखार अहमद, वो भी बुरी तरीके से नाकाम रहे। तो ये पाकिस्तान की टीम है, इसका इंतखाब पसंद नापसंद के बजाय मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए। हारिस सुहेल को इन्होंने मिडिल ऑर्डर में नहीं रखा, हालांकि हारिस सुहेल जो है वो वनडे मैच में अपनी इनिंग ग्राफ करते हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं, अगर इन्होंने इस फतह की खुशी में वो सारे मसाइल भुला दिए तो हमारे लिए आइंदा आने वाली मुश्किल होगी बहुत। लेकिन मिर्ज़ा साहब, हफीज़ ज़ाहिर है, हफीज़ और मलिक, शोएब मलिक क्योंकि अब उनकी एज भी तक 40 के करीब हो चुकी है, लेकिन मिसबाह उल हक खुद भी 40 साल से ज़्यादा होने के बाद भी खेलते रहे। इनकी उम्र उनके लिए मसला है या ये पसंद नापसंद का मसला है? हफीज़ का तो आज भी बयान आया कि वो वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सिलेक्टर्स के हाथ में, क्यों उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा जब आपके पास नौजवान रिप्लेसमेंट भी मौजूद नहीं है? दरअसल ये क्रिकेट बोर्ड जो है उसके दरमियान और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। आपको याद होगा इंग्लैंड के दौरे से कबल मोहम्मद हफीज़ का कोविड टेस्ट जो था वो नेगेटिव आया था, बाद में उन्होंने एक और लेबॉर्ट्री से करा के जब पॉजिटिव आया तो ट्वीट कर दिया, तो वहीं से उनके और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान खलीज पैदा होना शुरू हो गई। फिर उसके अलावा हफीज़ देखें, अभी जब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई एक दिन बाद में आए और इन्होंने उसको सेलेक्ट नहीं किया। ये तो मौके की तलाश में, वरना हफीज़ ने इंग्लैंड में भी रन्स किए, न्यूजीलैंड में भी रन्स किए। तो ये चाहते हैं कि हफीज़ से जान छुड़ाएं। मुझे लगता है मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस ये चाहते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को टीम में रखा जाए जो मिसबाह भाई और वक़ार भाई कहते रहे, जो बहुत जूनियर हो। हफीज़ और शोएब मलिक मिसबाह और वक़ार के साथ खेलें, तो मेरे ख्याल में बुनियादी वजह मुझे यही लगती है कि इन दोनों को इसलिए नहीं रखना चाहते कि जो नए बच्चे होंगे उन पर उनका रोब भी ज़्यादा होगा, वक़ार का और मिसबाह का, और पुराने अगर दोनों कप्तान रह चुके हैं, हफीज़ भी शोएब मलिक भी, पुरानों को रखेंगे तो मुश्किल होगी। पसंद नापसंद का यहाँ अरबाब ज़्यादा दखल है। तो मिर्ज़ा साहब, इस तरह तो बैटिंग का जो पूरा दारोमदार है वो सिर्फ बाबर आजम पर ही है, और तीसरे वनडे में आपने भी ये चीज़ नोट की होगी कि वो आखिरी 7-8 ओवर्स में वो कितना स्ट्रगल कर रहे थे। स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे और उनसे कोई बाउंड्री नहीं लग पा रही थी। वो आखिरी 2-3 ओवर में वो तो हसन अली ने कुछ छक्के लगा दिए, उसमें बाबर आजम भी कामयाब हो गए जब मोमेंटम बन गया, लेकिन वो कितना स्ट्रगल कर रहे थे वो सबके सामने। वो अपने 94 रन तो उन्होंने किए, लेकिन वो टीम के किस काम के हैं कि अगर वो फिर आखिर में उसको कन्वर्ट ही ना कर सकें बड़े स्कोर में? देखें, इस वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 3 मेजर बैट्समैनों के साथ खेल रही थी। 302 रन बनाए फ़खर जमान ने, 2 सेंचुरियाँ, 232 रन बनाए बाबर आजम ने, 1 सेंचुरी थी।
और 128 रन इमामुल हक ने स्कोर किए। तो जब आपके तीनों टॉप ऑर्डर्स पर आप रिलाई करेंगे तो मिडिल में यही होगा। आपकी बात सही है कि बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए था, लेकिन गालिबन चूंकि हसन अली ने आकर सिर्फ 11 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल थे, इसलिए बॉब डाउन हो गए। लेकिन लोग यही कहते हैं कि बाबर आजम जब 100 कर लेते हैं या उसके नज़दीक आ जाते हैं, उनका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, उन्हें इसको इम्प्रूव करना होगा। हम लोग उन्हें विराट कोहली से तो मिला रहे हैं, अभी ओडीआई की नई रैंकिंग नहीं आई है, वो बुध को आएगी और उस रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1 होंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि वो मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और उन्हें अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। और मिर्ज़ा साहब, सरफराज अहमद का मुस्तकबिल क्या है? टीम के साथ वो होते हैं, सेकंड चॉइस विकेट कीपर होते हैं, लेकिन टीम में मौका नहीं मिल पाता। तीसरा वनडे उनको खिलाया गया, लेकिन लूज शॉट खेल के विकेट उन्होंने अपनी गंवा दी। कितना फ्रस्ट्रेटेड थे वो वापस जाते हुए, अंदाज़ा हो रहा था जिस तरह उन्होंने बैट अपने पैड पे मारा है खींच के। अब उनका मुस्तकबिल क्या है? उन्हें खिलाना है, नहीं खिलाना? टाइम क्यों उनका बर्बाद किया जा रहा है? देखिए, सरफराज अहमद ने अरबाब 2007 में अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया था, फिर 2010 में वो पहला टेस्ट मैच खेले। अब उनको आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 14 बरस होने को आ रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड ये डिसाइड कर ले, अगर सरफराज को खिलाना है तो खिलाए, उसे क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह घुमा फिरा रहे। अब इस मैच में उसे मौका दिया, वो रन्स नहीं स्कोर कर सका। तो एक तरफ तो आप शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ को इसलिए नहीं लेते कि जनाब वो बड़े पुराने हो गए हैं, तजुर्बा बहुत है, उम्र ज़्यादा है। तो फिर सरफराज अहमद के हवाले से भी बोर्ड एक फ़ैसला कर ले, एक साबिक कप्तान है, खिलाना है तो उसे खिलाए, नहीं खिलाना तो किसी यंगस्टर को, रोहेल नज़ीर आ रहा है विकेट कीपर बैट्समैन, आप उसको मौका दे। इनकी सिलेक्शन पॉलिसी, टीम की सिलेक्शन की पॉलिसी मेरी समझ से बाहर है। और अब ये तो बच गए हैं क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका को 3-0 मार दिया। कल से T20 सीरीज शुरू हो रही है। 6 खिलाड़ी तो उनके पहले ही नहीं थे। कल से उनके कप्तान टेम्बा बावूमा वो भी अनफिट हो गए। अब हेनरिक क्लासन कप्तानी करेंगे, तो टीम उनकी कमज़ोर है और मुझे लग रहा है कि 4-0 पाकिस्तान मारेगा तो सारी खामियां छुप जाएंगी, फिर वाह हो जाएगी टीम मैनेजमेंट की और सब चीज़ें कारपेट के अंदर चली जाएंगी। सही। और मिर्ज़ा साहब, ये फ़खर जमान ने 2 सेंचुरियाँ की, वो बाद में उन्होंने बताया कि वो बैट मोहम्मद हफीज़ का था। मोहम्मद हफीज़ ये कह रहे हैं उसके बाद बड़ी टेलीफोन कॉल्स की, खिलाड़ियों की लाइनें लग गई, लोग उनसे वो बैट मांग रहे हैं। तो वो 1996 की शायद अफरीदी की वो सेंचुरी याद आ गई, जो उन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी उस वक्त की बनाई थी। गालिबन वो सचिन तेंदुलकर का बैट था, वकार यूनुस के पास वो मौजूद था। तो वो अगर कुछ यादें आप ताज़ा कर सकें उस वाक़ये की तो। जी, वो 4 अक्टूबर 1996 को शाहिद आफरीदी ने अपना वनडे डेब्यू किया। 2 अक्टूबर 1996 को उसमें बारी नहीं आई, और जब 4 अक्टूबर 1996 को उनकी बारी आई, उसमें उनके बॉलर जो कुमार धर्मासेना आजकल अंपायरिंग कर रहे हैं, वो थे बेशुमार टॉप के बॉलर्स थे। तो 37 गेंदों पर वनडे क्रिकेट की उस वक्त की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी जो बनाई थी शाहिद आफरीदी ने, वो सचिन तेंदुलकर का बल्ला था जिन्होंने वकार यूनुस को दिया था कि इसको सियालकोट में रिपेयर करा लेना, मेरा बड़ा लकी बैट है। तो वही कहानी अब दोहराई गई। यहाँ लकी नहीं था, यहाँ हफीज़ का बल्ला था। फ़खर जमान देख के ना अरबाब, उन्होंने जो 6 सेंचुरियाँ वनडे इंटरनेशनल मैचों में बनाई है, सारी के सारी पाकिस्तान से बाहर है। 2 जिम्बाब्वे में, अभी 2 साउथ अफ्रीका में, एक इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में, और एक वो यादगार सेंचुरी 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ जो उन्होंने बनाई थी। तो फ़खर जमान को ये तो राइट ऑफ कर गए थे, इन्होंने तो उनको T20 टीम में भी नहीं रखा था, लेकिन अब मजबूर हो गए उनकी फॉर्म को देखते हुए। तो वही कहूँ कि बाबा आदम निराला है पाकिस्तान क्रिकेट का, कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ियों को खिलाते हैं, और जीत जाते हैं तो खुशी के शादियाने बजाते हैं, और हार जाते हैं तो छुप जाते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब, वो जिस तरह दोनों मैचों में फ़खर जमान भी आउट हुए, वो भी फिर वो खामी पर पर्दा डाल गया क्योंकि मैच जीत गए। दूसरा मैच तो ज़ाहिर है हार गए, लेकिन ये तीसरा मैच जिस तरह वो ऐसा लगा उन्होंने खुद ही कैचिंग प्रैक्टिस कराई है विकेट कीपर को। अगर पाकिस्तान वो मैच हार जाता तो फिर फ़खर जमान पर बड़ी तनकीद होती कि अपनी सेंचुरी करके आउट हो गए, बहुत आसान कैच दे दिया और मैच पाकिस्तान हार गया। वो तो जीत गए तो फिर ज़ाहिर उस पर बात नहीं हो रही। लेकिन तनकीद अरबाब इसलिए नहीं होती कि भाई ऊपर के तो 3 ही प्लेयर्स रन कर रहे हैं, बाकी भी तो 11 खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में फ़खर जमान थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, लेकिन आप उनकी 193 रन की इनिंग्स देखें कि तंदे तना एक मर्द मुजाहिद की जगह तरह वो पाकिस्तान को 342 के टारगेट की तरफ ले जा रहे थे। वो तो बदकिस्मती से वो रन आउट हो गए। लोगों ने बड़ी बातें बनाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।